Welcome students. Now we are going to discuss cytoplasm. Earlier we have discussed nucleus and its various parts. So what is cytoplasm? तो cytoplasm is also called cystole. इसे हम cystole भी बोलते हैं. अब देखिए ये एनिमल सेल है, ठीक है ना. अब इस एनिमल सेल के अंदर ये हमारा न्यूक्लियस हो गया जिसकी वेल डिफाइंड शेप है, ठीक है ना. ये स्पेरिकल भी हो सकता है और ओवल शेप में भी हो सकता है. तो एक वेल डिफाइंड शेप होती है इसकी. इसके अलावा ये जितने भी आपको दिख रहे हैं ये सब क्या हैं, ऑर्गेनेलीज हैं. और इसके अलावा ये जो खाली स्पेस है, इस खाली स्पेस को हम क्या बोलते हैं, साइटोप्लाज्म बोलते हैं. तो बेसिकली इस खाली स्पेस में होता क्या है, फ्लूइड इनसाइड द सेल एनक्लोज्ड बाय प्लाज्मा मेम्ब्रेन. तो ये बाहर की जो आउटर लेयरिंग होती है क्या होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है. और इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर ये जो खाली स्पेस है इसमें पूरे में एक फ्लूइड भरा होता है, ठीक है ना. और इस फ्लूइड को हम क्या बोलते हैं, साइटोप्लाज्म बोलते हैं. तो ये जो फ्लूइड है इसको हम बोलते हैं साइटोप्लाज्म, ठीक है ना. और ये फ्लूइड होता कैसे है, इट इज़ लिटिल विस्कस, थोड़ा सा चिपचिपा होगा, विस्कस होगा, ठीक है ना. और इसके अंदर ऑलमोस्ट 80% जो होता है वाटर कंटेंट होता है इसके अंदर, ठीक है ना. मेनी सेल ऑर्गेनेलीज आर एम्बेडेड इन साइटोप्लाज्म. और जितने भी सेल ऑर्गेनेलीज हैं वो सब के सब किस में एम्बेडेड हो रखी हैं, साइटोप्लाज्म के अंदर ही हैं वो, ठीक है ना. एम्बेडेड मीन्स उसके अंदर इनबिल्ट, ठीक है ना. तो ये सब एम्बेडेड हैं इसके अंदर. तो ये है हमारा साइटोप्लाज्म. अब इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, क्या काम आता है ये. तो इट कंटेन्स डिजोल्व्ड न्यूट्रिएंट्स. जितने भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं, डिजोल्व्ड न्यूट्रिएंट्स, वो सब इसके अंदर होते हैं. देखिए कोई भी चीज़ सेल के अंदर एंटर करेगी सबसे पहले किस में आएगी, प्लाज्मा मेम्ब्रेन से होते हुए सबसे पहले इसी के अंदर आएगी, इसी एरिया में आएगी, ठीक है ना. और यहाँ पे क्या है, साइटोप्लाज्म है. अब इससे मटेरियल जो भी न्यूट्रिएंट्स हैं वो सब कौन ऑब्जर्व करेंगे, ये ऑर्गेनेलीज जो हैं उस चीज़ को ऑब्जर्व करेंगे, ठीक है ना. और इनका जो भी स्पेसिफिक फंक्शन होता है उसको ये परफॉर्म करेंगे और जो भी बाई प्रोडक्ट होगा उसको ये वापस साइटोप्लाज्म में रिलीज कर देंगे. ऐसे ही न्यूक्लियस का काम है, न्यूट्रिएंट्स को साइटोप्लाज्म से अब्जॉर्व करेगा, फंक्शनिंग करेगा, परफॉर्मेंस करेगा और जो वेस्ट प्रोडक्ट होगा वापस इसी के अंदर रिलीज कर देगा. और फिर साइटोप्लाज्म का जो ये फ्लूइड है ये फिर बाहर आउटसाइड जो है इन्वायरमेंट में ये एक्सचेंज होगा. तो इस तरीके से जो है न्यूट्रिएंट्स की इनटेक और वेस्ट प्रोडक्ट की आउटगोइंग, तो ये प्रोसेस चलता है. तो कंटेन्स डिजोल्व न्यूट्रिएंट्स, जितने भी डिजोल्व न्यूट्रिएंट्स है वो सब होते हैं साइटोप्लाज्म के अंदर. और इसके अलावा डिजोल्व्ड वेस्ट प्रोडक्ट, जितने भी वेस्ट प्रोडक्ट है वो भी सब. तो वेस्ट प्रोडक्ट कौन कौन से होंगे, जितने भी ऑर्गेनेलीज हैं इनका वेस्ट प्रोडक्ट होगा, जो न्यूक्लियस है उसका वेस्ट प्रोडक्ट होगा, वो भी सब इसी के अंदर आएगा, ठीक है ना. और यहाँ से फिर बाहर जाएगा. तो ऑर्गेनेलीज एम्बेडेड इन साइटोप्लाज्म ईच परफॉर्म ए स्पेसिफिक फंक्शन विदाउट विच द सेल कैन नॉट फंक्शन एज ए होल. तो हर एक ऑर्गेनेलीज का अपना एक स्पेसिफिक फंक्शन है. अगर वो इसमें कोई भी ऑर्गेनेलीज अगर अपना काम ढंग से नहीं करेगी तो सेल जो है पूरा का पूरा कोलैप्स हो जाएगा, मतलब प्रॉपर तरीके से काम नहीं करेगा उस केस में. तो हर एक चीज़ जो है प्रॉपर तरीके से वर्क करती है. तो प्रॉपर तरीके से वर्क करने के लिए इनको कुछ एनर्जी चाहिए, कुछ न्यूट्रिएंट्स चाहिए, जो ये कहाँ से उठाएंगे, साइटोप्लाज्म से उठाएंगे. और इन रिटर्न जो उसका जो वेस्ट प्रोडक्ट होगा ये वापस किस में डाल देंगे, साइटोप्लाज्म में डाल देंगे. कंट्रोल्स द शेप ऑफ द सेल टू एन एक्सटेंट. और साइटोप्लाज्म देखिए जो सेल की जो शेप है उसको भी कंट्रोल करता है. अगर इसमें से ये फ्लूइड निकाल दिया जाए, ये साइटोप्लाज्म हटा दिया जाए, तो क्या होगा, ये सारी की सारी चीज़ें जो है, ये ऑर्गेनेलीज और ये न्यूक्लियस, ये सब के सब आपस में श्रिंक कर जाएंगे, मतलब चिपक जाएंगे एक दूसरे के साथ, ठीक है ना. तो उस केस में भी जो है ये परफॉर्मेंस नहीं कर पाएंगी. तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इसमें फ्लूइड भरा रहता है ताकि ये सब अपनी प्रॉपर शेप में बने रहें इसके अंदर, ठीक है ना. तो ये सब है. इट कंट्रोल्स द शेप ऑफ द सेल टू एन एक्सटेंट. इट हेल्प्स इन सेलुलर रेस्पिरेशन विद द हेल्प ऑफ साइटोप्लाज्मिक इनकल्शन नॉन सोल्यूबल मॉलिक्यूल्स फ्लोटिंग इन साइटोप्लाज्म. तो ये रेस्पिरेशन में भी हेल्प करता है. रेस्पिरेशन क्या होता है, इनटेक ऑफ ऑक्सीजन एंड आउटगोइंग ऑफ CO2. तो वो भी सब किसके थ्रू होगा, इसी के थ्रू होगा. मतलब ये सेल जो है ऑक्सीजन जो बाहर से लेगा वो सबसे पहले किस में आएगी, साइटोप्लाज्म में आएगी. और साइटोप्लाज्म से फिर ये ऑर्गेनेलीज और न्यूक्लियस जो है उस ऑक्सीजन को ऑब्जर्व करेंगे, उससे अपना जो भी परफॉर्मेंस है, जो भी न्यूट्रिएंट्स को ब्रेक डाउन करना है, एनर्जी को रिलीज़ करना है, वो सब करेंगे. और जो बाई प्रोडक्ट होगा CO2 वो एक्सचेंज हो जाएगा,
ठीक है ना, साइटोप्लाज्म के थ्रू बाहर आ जाएगा, और जो वेस्ट प्रोडक्ट होगा उसको भी ये साइटोप्लाज्म के अंदर ही रिलीज करेंगे, और साइटोप्लाज्म उसको जो है बाहर एक्सचेंज कर देगा। ठीक है, तो ये प्रोसेस चलता रहता है। तो आप समझ सकते हैं कि साइटोप्लाज्म की इंपॉर्टेंस कितनी है। ठीक है ना, एक तो ये प्रॉपर फंक्शनिंग, ये सारे ऑर्गेनेली जो न्यूक्लियस प्रॉपर फंक्शनिंग अपनी करते रहें, इनको सप्लाई मिलती रहे, और इनका जो वेस्ट प्रोडक्ट है वो भी एक्सचेंज होता रहे, तो इसके लिए साइटोप्लाज्म बहुत ज़रूरी है। दूसरा, इस सेल की जो प्रॉपर शेप है वो बनी रहे, इसके लिए भी साइटोप्लाज्म बहुत ज़रूरी है। ठीक है ना, तो ये तो है इसकी इंपॉर्टेंस। नेक्स्ट इसी कैटेगरी में आता है सेल ऑर्गेनेलीज। अब सेल ऑर्गेनेलीज क्या होती हैं? तो ये जितनी भी चीज़ें हैं, ये से न्यूक्लियस के चारों तरफ ये जो आपको दिख रही हैं येलो कलर में, ये अलग अलग शेप में जो दिख रही हैं आपको डॉट्स, और ये, ठीक है ना, ये सब क्या है? ऑर्गेनेलीज हैं, और इन सब का एक अपना अपना एक स्पेसिफिक फंक्शन होता है। ठीक है ना, तो सेवरल सेल ऑर्गेनेलीज आर सस्पेंडेड इन साइटोप्लाज्म। तो साइटोप्लाज्म के अंदर ही है, ये फ्लोट करती रहती है सारी की सारी। ठीक है ना, ऑर्गेनेलीज। ईच ऑर्गेनेली इज सराउंडेड बाय इट्स इंडिविजुअल मेम्ब्रेन, और हर एक ऑर्गेनेलीज के बाहर जो है एक प्रोटेक्टिव लेयरिंग होती है। ठीक है ना, एक मेम्ब्रेन होती है। ठीक है ना, जो कि इसकी पर्टिकुलर ऑर्गेनेलीज की जो शेप है उसको मेंटेन रखने में काम आता है। ठीक है, अब कितने सेल ऑर्गेनेलीज होती हैं, ये देखिए नाम है इनके अलग अलग, ये जितने भी हैं इसमें आपको दिख रही हैं, जैसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब ये एनिमल सेल है, इसमें देखिए कहाँ पे है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये देखिए एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये रहा। ठीक है, यानी कि ये जो चीज़ें हैं ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। फिर होता है गोल्गी apparatus, गोल्गी apparatus ये जो आप देख रहे हो, ठीक है ना, ये गोल्गी apparatus है। फिर लाइजोसोम्स, लाइजोसोम्स ये जो आप देख रहे हो पिंक कलर में, ये लाइजोसोम्स हैं। माइटोकॉन्ड्रिया, ये जो देख रहे हो आप, ये माइटोकॉन्ड्रिया है। फिर ये वैक्यूल्स हैं। ठीक है ना, तो ये तो एनिमल सेल्स के अंदर है। सेम यही सारी चीज़ें जो है आपको प्लांट सेल के अंदर भी मिलेंगी। ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, ये भी दो टाइप के होते हैं, एक तो स्मूथ होता है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और एक होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसमें भी दो हैं, ये दो होते हैं, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। गोल्गी apparatus, ये गोल्गी apparatus हो गया। तो ये मतलब कॉमन होता है। ठीक है ना, सिर्फ शेप का फर्क है प्लांट एनिमल और प्लांट सेल और एनिमल सेल में, बाकी चीज़ें लगभग लगभग वही होती हैं सारी की सारी। सिर्फ एक सेल वॉल नहीं होती, एनिमल सेल के अंदर सेल वॉल नहीं होती, जबकि प्लांट सेल के अंदर सेल वॉल होती है। ठीक है ना, सेल वॉल होती है प्लांट सेल के अंदर, ये एक डिफरेंस ये है। ठीक है, बाकी शेप दोनों की अलग अलग होती हैं, ये एक डिफरेंस है। तो अभी हम क्या करेंगे, जितने भी सेल ऑर्गेनेलीज हैं इनको हम डिटेल में स्टडी करेंगे कि इनका काम क्या है। और तो सबसे पहले है व्हाट इज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता क्या है? तो ये देखिए, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। आपको मैं पीछे डायग्राम में फिर से दिखा देता हूँ। ये न्यूक्लियस है, और न्यूक्लियस के बाहर ये जो आप ब्लू कलर में देख रहे हो, ये स्ट्रक्चर, ये जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हो, ये क्या है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। ये पूरा जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हो ब्लू कलर में, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। इसके अंदर देखिए आप, इसमें आपको सेल के बाहर ये जो पोर्शन दिख रहा है, ये वाला जो पूरा पोर्शन दिख रहा है, ये क्या है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ये सारा। ठीक है ना, तो इसको जूम करके ये देखो अलग से दिखा रखा है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये न्यूक्लियस के बाहर होता है, ये जस्ट न्यूक्लियस के पास होता है लेकिन न्यूक्लियस के बाहर होता है। ठीक है ना, क्या है ये एक्चुअल में? इट इज ए कॉम्प्लेक्स नेटवर्क ऑफ मेम्ब्रेन। तो मेम्ब्रेन का एक कॉम्प्लेक्स नेटवर्क है। आप देख रहे हो कैसे कॉम्प्लेक्सिटी आप देख ही रहे हो, कितना जिगजैग है इसमें। तो एक कॉम्प्लेक्स नेटवर्क है किसका? मेम्ब्रेन का। बाउंडेड ट्यूब्यूल्स मतलब ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, सारी ट्यूब्स ही आप नजर आ रही होंगी, ट्यूब सी। ठीक है ना, तो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, ये ट्यूबुलर है और राउंड शेप में भी है। देखिए कुछ ट्यूब्स जो हैं राउंड शेप में है, तो ट्यूबुलर, राउंड, ओब्लोंग मतलब कुछ चपटी हैं, देखिए। ठीक है ना, ये अलग अलग स्ट्रक्चर है इनका, कुछ राउंड हैं, कुछ ट्यूबुलर हैं, ठीक है, कुछ मतलब इस तरीके से चपटी हैं। तो लुक्स डिफरेंट इन डिफरेंट सेल्स डिपेंडिंग ऑन इट्स फंक्शन। तो इनकी शेप जो है डिफरेंट हो सकती है। ठीक है ना, वो किस पे डिपेंड करता है? हर एक सेल की जो फंक्शनैलिटी है उसके हिसाब से ये डिपेंड करता है।
तो इनकी अलग अलग शेप हो सकती है। अब बेसिकली दो टाइप के होते हैं, जिसे हम RER और SER बोलते हैं। RER स्टैंड्स फॉर रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और दूसरा होता है SER यानी कि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो जो रफ होती है, ये वाला जो पोर्शन है देखिए, ये रफ है, ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, और ये वाला जो पोर्शन है ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। अब फर्क क्या है इसमें, देखिए इसमें आपको डॉट डॉट सी नजर आएंगी, तो इसका सरफेस थोड़ा सा रफ है और इसका सरफेस देखिए एकदम स्मूथ है, ठीक है ना। तो ये दो कैटेगरीज में होती हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। देखिए यहाँ पे आपको क्लियरली दिखाई देगा, इसके अंदर जस्ट न्यूक्लियस के बाहर होता है ये, तो ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ठीक है ना। और ये जो इसके पीछे है, जस्ट इसके पीछे ये वाला जो हिस्सा है, ये क्या है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बेसिकली होता क्या है, तो राइबोसोम्स अटैच टू इट्स सरफेस, इसके सरफेस पे राइबोसोम्स अटैच होते हैं। जो आप ये डॉट डॉट सी देख रहे हो इसके सरफेस के ऊपर, ये क्या है, राइबोसोम्स है। तो राइबोसोम्स इसके सरफेस के ऊपर चिपके रहते हैं, जबकि स्मूथ में ये राइबोसोम्स नहीं होते, ठीक है ना, और रफ में ये राइबोसोम्स होते हैं। तो प्रोटीन्स मैन्युफैक्चर्ड इन राइबोसोम्स, तो ये राइबोसोम्स का काम क्या होता है, बेसिकली ये प्रोटीन को मैन्युफैक्चर करते हैं, ठीक है ना। प्रोटीन की प्रोडक्शन यहाँ होती है। फिर क्या होता है, देन ट्रांसपोर्टेड टू अदर पार्ट्स थ्रू ER मीन्स एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो यहाँ पे ये क्या करेगा, प्रोटीन की प्रोडक्शन करेगा और फिर उसको ER के थ्रू जो है पूरी बॉडी के अंदर ट्रांसफर करता है। तो यहाँ प्रोटीन जो हमारी बॉडी के अंदर बनता है वो यहाँ बनता है, ठीक है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो यहाँ ये प्रोटीन तैयार करते हैं, क्योंकि ये जो डॉट डॉट्स हैं ये राइबोसोम्स हैं, और राइबोसोम्स क्या करती हैं, हमारा प्रोटीन जो है बॉडी का वो तैयार करती हैं। और इसी तरीके से जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, इसमें क्या है, इसमें कोई भी राइबोसोम नहीं होता, देयर इज नो राइबोसोम अटैच्ड हियर, कोई भी राइबोसोम नहीं है, इसलिए स्मूथ है ये। फैट मॉलिक्यूल्स एंड लिपिड्स आर मैन्युफैक्चर्ड, तो यहाँ पे क्या मैन्युफैक्चर होता है, फैट मॉलिक्यूल्स, जो फैट है और जो लिपिड्स हैं वो यहाँ पे मैन्युफैक्चर होते हैं। अब लिपिड्स क्या होते हैं तो वो हम आगे पढ़ेंगे। तो बेसिकली इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, ठीक है ना। ER हम क्या करते हैं, जब ER एंडोमेट्रियम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो हम बोल देते हैं, तो इसमें दोनों आ जाते हैं। जब हम ER बोलते हैं तो इसमें रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी आ गया और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी आ गया, तो शॉर्ट फॉर्म में इसको हम ER बोल देते हैं। तो ER की सिग्निफिकेंस, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, तो प्रोटीन्स एंड लिपिड्स मैन्युफैक्चर्ड हेयर आर यूज्ड। तो ये बेसिकली क्या कर रहे हैं, प्रोटीन और लिपिड्स को मैन्युफैक्चर करते हैं, ठीक है। और कहाँ यूज होता है ये, इन बिल्डिंग द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है उसको बनाने में काम करता है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होती है, जो सेल वॉल, जो सेल की जो आउटर कवरिंग होती है, ठीक है ना, जो सेल को प्रोटेक्ट करके रखती है। देखिए ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, जो सेल के बाहर की कवरिंग होती है, जो कि सेल को प्रोटेक्ट करती है। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन बनाती है ये, ठीक है ना, ठीक है ना, प्लाज्मा मेम्ब्रेन तैयार करती हैं। दूसरा एंजाइम्स एंड हार्मोन्स ये तैयार करती हैं, एंजाइम्स और हार्मोन्स तैयार करती हैं। तो एंजाइम्स बेसिकली क्या होते हैं, एंजाइम्स जो भी हम फूड इनटेक करते हैं उसको डाइजेस्ट करने में हेल्पफुल होते हैं एंजाइम्स। और इसी तरीके से हार्मोन्स होते हैं जो हमारी बॉडी की वेरियस एक्टिविटीज़ से रिलेटेड है, जैसे ग्रोथ हार्मोन्स होते हैं जो हमारी लंबाई को कंट्रोल करते हैं, ठीक है ना, और सेक्स हार्मोन्स होते हैं। तो इस तरीके से काफ़ी सारे हार्मोन्स होते हैं जो आप 10th क्लास में बेसिकली ये सारी चीज़ें पढ़ोगे एंजाइम्स और हार्मोन्स के बारे में। तो ये सब भी जो है ये यहाँ तैयार होता है। ER एक्ट्स ए चैनल टू ट्रांसपोर्ट मटेरियल्स टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। तो ये इन चीज़ों की मैन्युफैक्चरिंग भी करता है और साथ के साथ उसको बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में उसको क्या करता है, ट्रांसपोर्ट भी करता है, ठीक है ना, ट्रांसपोर्ट भी करेगा। डीऑक्सीफाइज पॉइजनस एंड ड्रग्स, और इसका देखिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल क्या है कि जो भी हम मान लीजिए कुछ खाना ऐसा खा लेते हैं जो कि पॉइजनस है, ठीक है ना, तो उस पॉइजनस चीज़ों को ये क्या करता है, डीऑक्सीफाइज करता है, मतलब उसके पॉइजनस इफेक्ट को कम करता है ये, ठीक है ना। और जो भी हम ड्रग्स वगैरह लेते हैं, जो दवाइयाँ हम जो लेते हैं, उसको भी अगर उसमें कई बार देखा होगा आपने, कुछ दवाइयाँ जो हैं रिएक्ट कर जाती हैं बॉडी के साथ, तो उन दवाइयों को डाइजेस्ट करना और उनके अंदर कोई अगर हार्मफुल इफेक्ट अगर उसका हो रहा है तो उससे लड़ना, मतलब जो एंटीबॉडीज़ जो बॉडी तैयार करता है
उनसे लड़ने के लिए, वो सब यहाँ तैयार होती हैं, ठीक है ना। तो ये उन चीज़ों को क्या करता है, डीऑक्सीफाइज करता है। जैसे आजकल आपने देखा होगा कि जो ये कोरोना वायरस जो आ रहा है, तो एक तरीके का क्या है, ये वायरस है, ठीक है ना, तो डेडलीस्ट वायरस है। तो इस वायरस से लड़ने के लिए जो एंटीबॉडीज़ जो सेल तैयार करता है, वो उसका ये काम होता है। मतलब बॉडी को जो है एक तरीके से क्या पॉइजन ही है वो हमारी बॉडी के लिए, तो उस पॉइजन से हमारी बॉडी कैसे लड़े, तो उसके लिए जो एंटीबॉडीज़ वगैरह हैं वो तैयार करने में हमारी हेल्प, मतलब सेल जो है उस चीज़ को तैयार करता है, ठीक है ना।